So today we are going to start with the chapter matrices, which is the third chapter of our mathematics class 12th. Easy chapter. इसके बहुत सारी अगर देखे जाए तो बेनिफिट्स हैं या सिंपली कहो फीचर्स हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये चैप्टर जो है इंडिपेंडेंट है. ये किसी और चैप्टर पे स्पेशली 11th से किसी और चैप्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, जो इसे और भी ख़ास बनाता है. ओके. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस चैप्टर में बहुत सारी थियोरेटिकल चीज़ें हैं, बहुत सारी थियरी बेस्ड चैप्टर है, आप ऐसे कह सकते हैं. बहुत सारे नाम हैं इसके अंदर, प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें आपको याद रखना है, और इजी टू अंडरस्टैंड है, और छोटा सा भी है, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर. ओके. सो मैट्रिसेस. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है. ओके. व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स? सो व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स सिंपली आप कह सकते हो कि मैट्रिक्स इज़ नथिंग बट इट इज़ द अरेंजमेंट. इट इज़ नथिंग बट द अरेंजमेंट. किस चीज़ का? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस. Arrangement of numbers or functions in an orderly manner. क्या है, इसे अच्छे से समझ लो. मैट्रिक्स बेसिकली कुछ नहीं बल्कि एक अरेंजमेंट है ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन एन ऑर्डरली मैनर. जैसे कि अगर मैं लिखूं कि कोई एक मैट्रिक्स है ए, इसे मैट्रिक्स को हमेशा ऐसे एरेस के अंदर रिप्रेजेंट करा जाता है. ऐसे ब्रैकेट्स को हम एरे कहेंगे. यहाँ पे मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया 2 3 1 4. सो ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है बस. मैट्रिक्स क्या है? रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसी नंबर्स को. यहाँ पे हमने जैसे नंबर्स कंसिडर किए हैं, या तो यहाँ पे कोई फंक्शन भी हो सकता है. जैसे यहाँ 3 ना हो के अगर मान लो यहाँ पे x² लिख दूँ मैं, ठीक है. तो बस किसी नंबर या किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है मैट्रिक्स. ठीक है. एक पर्टिकुलर ऑर्डर में. ठीक है. एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, आप देख सकते हो, पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया है. और हर एक मैट्रिक्स का जो होता है अपना एक ऑर्डर होता है. ठीक है. अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको लिखना है कि ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m×n. जहाँ पे ये m क्या होता है? आपका m होता है नंबर ऑफ रोज. नंबर ऑफ रोज. और आपका जो n है, n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ कॉलम्स. अब जैसे इस मैट्रिक्स की बात करें तो ये जो आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल, दीज आर रोज, यानी जो वर्टिकल देख सकते हैं इस कॉलम. तो इसमें कितने रोज हैं? ये एक रो है R1, ये एक रो है R2. तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई? m की वैल्यू हो गई 2. कॉलम देखिए कितना है, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2. तो इसमें n की वैल्यू भी कितनी हो गई? 2. तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कहाँ लिखा जाता है? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है यहाँ पर, इस जगह पे m×n. इसे हम आप m×n नहीं पढ़ेंगे, m×n पढ़ेंगे. तो इस मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर हो जाएगा आपका 2×2. क्यों? क्योंकि m की वैल्यू भी कितनी है? 2, और n की वैल्यू भी कितनी है? 2. जहाँ पे m हमारा है नंबर ऑफ रोज, m हमारा है नंबर ऑफ रोज, और जो हमारा n है ये, दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कॉलम्स.
वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बोलो, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है। सो किसी भी मैट्रिक्स को जो है, किसी भी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, ओके, या डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। जैसे मैंने अभी ये मैट्रिक्स लिखी थी, तो इसको मैंने एक कैपिटल अल्फ़ाबेट से, है ना, लेटर से डिनोट किया था। तो ये लेटर कुछ भी हो सकता है, ए से लेके जेड तक, आप किसी भी लेटर को लेकर के मैट्रिक्स को जो है डिफाइन या डिनोट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई मैट्रिक्स बनाऊँ 3 1 4 0 -2, आप कहोगे कि आप कोई भी नंबर लेके बना रहे हो, तो ऐसा चलेगा क्या? मैट्रिक्स बस एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है नंबर्स को या एलिमेंट्स को। तो जी हाँ, मैं कोई भी नंबर लेके बना सकता हूँ। तो इस केस में अगर मैं पूछूं कि ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर इज़ नथिंग बट m क्रॉस n, m क्रॉस n, जहाँ पे आपका m क्या है, m इज़ नंबर ऑफ रोज और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस केस में रोज कितने हैं देखिए, तो ये पहला रो हो गया आपका और ये हो गया आपका दूसरा रो। यस और नो? दिस इज़ योर R1 एंड दिस इज़ योर R2, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 रोज है जैसे कि आप देख सकते हो। तो आप लिखेंगे m की वैल्यू हो गई 2 क्रॉस कॉलम्स कितने हैं, तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, है ना। तो यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो ऑर्डर हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है ठीक है, बॉटम राइट में, ठीक है, बॉटम राइट में, मैट्रिक्स के बॉटम राइट में उसका ऑर्डर लिखा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स बेसिकली होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन एन ऑर्डरली मैनर। दूसरी चीज़, मैट्रिक्स को डिनोट करा जाता है कैपिटल लेटर से, ठीक है। और मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m क्रॉस n, जहाँ पे m होता है नंबर ऑफ रोज और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। आप ऑर्डर को n क्रॉस m नहीं लिख सकते, कॉलम पहले रो बाद में नहीं लिख सकते, आपको इसी फॉर्मेट में जाना होगा। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो पहले आपको उसका नंबर ऑफ कॉलम्स लिखना होगा, क्रॉस उसका नंबर ऑफ रोज, ठीक है। पहले उसका नंबर ऑफ रोज क्रॉस उसका नंबर ऑफ कॉलम्स। आप पहले कॉलम्स बाद में रोज नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। चलिए, अगर मान लो कि मैंने कोई एक मैट्रिक्स लिखी है, मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, कोई भी मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ 3 -1 x², 5 2 3, अगर मैंने मान लो कि ये मैट्रिक्स लिखी है, ठीक है। इसका ऑर्डर मुझे बता सकते हो क्या होगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पहला रो R1 एंड दिस इज सेकेंड रो R2, दिस इज कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, C1 C2 C3, इसलिए m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, ठीक है। आपको समझ में आ गया? अभी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर तो 2 क्रॉस 3 है, लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो आप क्या बताओगे कि कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स? तो सिंपली आपको क्या करना है, mn, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है mn को, यस। जैसे कि m की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 3, सो 2 इंटू 3, यहाँ पे आप इंटू करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 2 इंटू 3, दिस इज गोइंग टू बी 6। जैसा कि आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में कुल 6 एलिमेंट्स हैं ठीक है। तो ऑर्डर निकालना है तो पहले नंबर ऑफ रोज फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स के निकालने हैं तो जो ऑर्डर है उसी को आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको उस मैट्रिक्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो मिल जाएंगे, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई? ओके। अभी ये जो मैट्रिक्स के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स आप इस मैट्रिक्स के अंदर देख रहे हैं 3 -1 x²,
5 2 3, ठीक है ना। इनकी एक पोजीशन है, इनकी पोजीशन हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हमें इनकी पोजीशन बतानी है तो इन पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, अगर हम उन सबको ए मान लें, अगर हम उन सबको ए मान लें, मान लो मैंने 3 को ए मान लिया, सबको ए मान लिया, -1 को भी ए मान लिया, x² को भी ए मान लिया, 5 को भी ए मान लिया, 2 को भी ए मान लिया, 3 को भी ए मान लिया, सबको ए मान लिया, तो अगर मैं 3 की पोजीशन बताना चाहूँ तो क्या बताऊँगा? कि ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। 3 की पोजीशन क्या हो जाएगी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे ए होता है आई जे, जहाँ पे आई क्या डिनोट करता है? ये आई डिनोट करता है, आई डिनोट करता है रो, और जे डिनोट करता है कॉलम। आई डिनोट करता है रो, जे डिनोट करता है कॉलम। तो अगर मैं यहाँ पे इस मैट्रिक्स में 3 की पोजीशन लिखना चाहूँ तो 3 A1 1 1 1 क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो पहली रो में है और पहले ही कॉलम में है ठीक है ना। तो ये हो गई 3 की पोजीशन A1 1, है ना। 1 पहला वाला 1 इज़ फॉर, दिस 1 इज़ फॉर रो, याद रखना है आपको कि दिस 1 इज़ फॉर रो एंड दिस सेकेंड 1 इज़ फॉर कॉलम। यहाँ पे भी पहले रो बाद में कॉलम आता है, ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। वैसे ही अगर मैं मान लूँ इस 2 की बात करूँ कि इस 2 की पोजीशन क्या है, इस 2 की पोजीशन क्या होगी? ए सबसे पहले रो, किस रो में है? तो ये सेकेंड रो में है। किस कॉलम में? देखिए सेकेंड रो में है ना, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है नीचे वाला। किस कॉलम में है? तो सेकेंड कॉलम में है, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी A2 2। उसी तरह अगर मैं x² की बात करूँ कि x² की पोजीशन क्या होगी, देखिए x² किस रो में है? x² फर्स्ट रो में है, तो यहाँ पे होगा 1, i की वैल्यू हो गई 1, और किस कॉलम में है? तो थर्ड कॉलम में है तो ये हो गया 3, A1 3, ये हो गई इसकी पोजीशन। उसी तरह अगर मैं 5 की बात करूँ, 5 का क्या पोजीशन है? 5 देखिए सेकेंड रो में है, यस 5 किस में है? 5 यहाँ पे सेकेंड रो में है और कॉलम नंबर 1 में है। तो रो कौन सी है? सेकेंड। कॉलम कौन सा? 1। तो आई की वैल्यू हो गई 2, जे की वैल्यू हो गई 1। उसी तरह अगर मैं 3 की बात करूँ, पोजीशन क्या होगी 3 की? 3 देखिए कौन से रो में है? 3 देख सकते हैं आप यहाँ पे सेकेंड रो में है, और कौन से कॉलम में है? थर्ड कॉलम में है। तो आप 3 की पोजीशन क्या लिखोगे? आई इज़ नथिंग बट 2 एंड जे विल बी 3। आई होती है रो, जे होता है कॉलम। उसी तरह अगर हम 1 की बात करें, इसे भी हम कर देते, इसे क्यों छोड़े इसकी पोजीशन क्या होगी? ए किस रो में है? ये फर्स्ट रो में है। किस कॉलम में है? ये सेकेंड कॉलम में है। तो आई की वैल्यू हो गई 1 और जे की वैल्यू हो गई 2, तो इसकी पोजीशन हो गई A1 2। क्या आपको पोजीशन डिफाइन करने आ गई? इस तरह हम पोजीशन डिफाइन करते हैं, जहाँ आई होता है हमारा रो, जे होता है हमारा कॉलम। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स इज़ नथिंग बट ये एक रिजल्ट एलिमेंट्स को या नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एक ऑर्डर में, एक ऑर्डरली मैनर में। दूसरी चीज़, किसी भी मैट्रिक्स को हम एक कैपिटल अल्फ़ाबेट से, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, है ना। तीसरी चीज़, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लिखते हैं m क्रॉस n, जहाँ पे हमारा m जो है वो होता है नंबर ऑफ़ रोज़ और n जो है होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर हमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हैं तो हम सिंपली ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हमारा ऑर्डर है m और n को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के अंदर मिल जाएंगे। और किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का जो उसके अंदर नंबर्स हैं, है ना, उनका पोजीशन बताना है अगर हमें, तो सिंपली हम AIJ की मदद से उसका पोजीशन बता सकते हैं।
सबसे पहले उसकी पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले किस रो में है आप देखेंगे और किस कॉलम में है ना, किस रो में है आप देखेंगे सबसे पहले, और सेकंड किस कॉलम में है, तो आप उसकी पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है। और दूसरी और एक बात मुझे आपको बतानी है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब ये मैट्रिक्स तो खैर भर गई पूरी तरह से, अगर मैं कोई एक और मैट्रिक्स लिखूँ, मान लो अगर मैं मैट्रिक्स कोई बी लिखूँ, है ना, बी मैट्रिक्स लिखूँ कोई एक, जिसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए, मान लो 2 0 4 8 -2 -1, ठीक है। ये एक 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको पता चल गया होगा, क्योंकि 2 रो है और 3 कॉलम है। तो ये जो भी हमने नंबर्स इसके अंदर लिखे हैं, है ना, इस मैट्रिक्स के अंदर हमने ये जो भी नंबर्स लिखे हैं, इन नंबर्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इन नंबर्स को, इन नंबर्स को हम कहते हैं एलिमेंट्स। इन नंबर्स को हम कहते हैं एलिमेंट्स, या तो सिंपली आप इसे एंट्रीज भी कह सकते हैं, एंट्रीज, ठीक है, एलिमेंट्स या तो एंट्रीज, दोनों में से एक, ठीक है। सो आई होप आपको अभी तक की बातें समझ में आ गई होगी। छोटा सा एक एग्जांपल से हम थोड़ा जब भी हमने पढ़ा है उसे एक बार गो थ्रू करेंगे, थोड़ा हमें रिवाइज भी हो जाएगा एग्जांपल से। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 matrix A is equals to Aij where Aij equals to I plus j स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। समझाते हैं इसे क्या लिखा है। देखिए आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ऑर्डर है 2x2, ठीक है। 2x2 की एक मैट्रिक्स आपको जो है बनानी है, तो जैसे ए मैट्रिक्स आपको बनानी है जिसका ऑर्डर है 2x2, तो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है ना, 2x2। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो आपका एलिमेंट होगा ये होगा A11, ये होगा A12, यहाँ पे होगा A21 और ये होगा A22, ठीक है ना। वेर Aij, अब ये A11 क्या होगा, A12 क्या होगा, A21 क्या होगा, A22 क्या होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें यहाँ से पता चलेगा जो यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो Aij को आप कैसे निकालोगे, Aij को निकालोगे I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो स्टार्ट करें हम मैट्रिक्स को बनाना। ओके, सो सबसे पहले हमें निकालना है A11, इट इज़ इक्वल्स टू, I की वैल्यू भी 1 है जैसे आप देख सकते हैं, J की वैल्यू 1 है, तो आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे 1 + 1 अपॉन 2, इसका आप करेंगे होल स्क्वायर, तो ये निकल करके आ जाएगा 2 का स्क्वायर विच इज़ 4 अपॉन 2, जो कि निकल करके आ जाएगा 2, ठीक है। तो A11 की वैल्यू आपको मिल गई 2, ठीक है ना, A11 की वैल्यू आपको मिल गई 2। उसी तरह से A12 की वैल्यू निकालेंगे हम। A12 I की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू आपके 1 है,
प्लस जे की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 9 अपॉन 2। तो A12 की वैल्यू भी हमको मिल गई, ठीक है ना, A12 की वैल्यू भी हमें मिल गई। उसी तरह अब हम निकालेंगे A21। जैसे कि आप देख सकते हैं आई की वैल्यू यहाँ पे है 2 प्लस जे की वैल्यू यहाँ पे है 1, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आपका 3 स्क्वायर विच इज़ 9 अपॉन 2 अगेन, तो A21 की वैल्यू भी आ गई आपकी 9 अपॉन 2। ठीक है, आपका A21 भी आपने फाइंड आउट कर लिया। उसी तरह से हम फाइंड करेंगे A22, आई की वैल्यू भी 2 है प्लस जे की वैल्यू भी 2 है, स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 अपॉन 2 होगा आपका 8। तो A22 की वैल्यू भी जो है आपको यहाँ से मिल गई। ठीक है, तो बस अब आपको क्या करना है, मैट्रिक्स के पोजीशंस पे इनको बस प्लेस कर देना है। तो आपकी ए मैट्रिक्स हो जाएगी, A11 क्या है, देखिए सबसे पहले A11 है ना, A11 क्या है 2, तो बस A11 की जगह आपको क्या प्लेस करना है, A11 की जगह आपको प्लेस करना है 2। फिर A12, फिर क्या A12 क्या है हमारा 9/2, तो बस A12 के जगह पे 9/2। A21 की बात करोगे तो A21 क्या है, A21 भी हमारा क्या है 9/2, तो बस A21 की जगह पे भी 9/2। और A22 की बात करेंगे तो A22 इज नथिंग बट 8, तो बस A22 की जगह पे 8। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2x2, जो कि हमें दे रखा था। ठीक है, सो इस तरह से देखिए हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व करा है जहाँ पे हमें एक 2x2 की मैट्रिक्स बनाने को कहा था। कैसे कहा था, A इज इक्वल्स टू AIJ, और AIJ की वैल्यू आप निकालोगे विद हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कि किस तरह से हम एक मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, यस, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। एक और आपका जो है क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन सोच लीजिए, इसे क्वेश्चन की तरह देखिए। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन नाउ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, एग्जाम्पल तो हो गया ना, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स A equals AIJ where I is less than equal to 3, greater than equal to 1, और J के बारे में क्या कहा है, लेस देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये I और J के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मतलब अगर सिंपली अगर बात करें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको दे रखा है, कि I की वैल्यू है यहाँ से निकल करके आएगी, I की वैल्यू होगी 3, ठीक है ना, और J की वैल्यू होगी 4। I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 4, समझ में आया आपको? ओके, ठीक है ना, I की वैल्यू कितनी होगी 3 और J की वैल्यू कितनी होगी 4।
तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3x4। कैसे पता चला, अभी बताते हैं। जैसे कि ये मैट्रिक्स को आप कैसे बनाओगे, ए इक्वल्स टू, आई की वैल्यू 3 है ना, इसका मतलब आई होता है, माना ए आई जे में आई होता है रो, जे होता है कॉलम। इसका मतलब इसमें 3 कॉलम है और 4 रो है। दिस इज गोइंग टू बी A11, A12, A13, A14, जस्ट अ मिनट, A14, ठीक है ना। फिर यहाँ पे A21, A22, A23, A24, A31, A32, A34, 33, A34। ऑर्डर क्या हो गया इस मैट्रिक्स का, 3x4। 3 इज नंबर ऑफ रोज, 4 नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब आपको हर एक एलिमेंट फाइंड करना है, और एलिमेंट फाइंड कैसे करोगे उसके लिए भी आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अच्छा, मैं बीच में समझाना चालू कर दिया, क्वेश्चन भी पूरा नहीं किया। आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन आई जे के बारे में ये दे रखी है कि आई जो है अगर जे से बड़ा है, आई अगर जे से बड़ा है, उस केस में आप ये वाली कंडीशन को यूज़ करेंगे, I² माइनस 2j। अगर आपका I और j इक्वल है तो आप इस वाले कंडीशन को यूज़ करेंगे, 5 + I। और अगर आपका I j से छोटा है तो आप, यानी j I से बड़ा है, तो आप ये वाला 2I माइनस j अपॉन 2 को इस्तेमाल करेंगे, ये कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे। क्या आपको इतनी बातें समझ में आती है? तो ये कंडीशंस आपको दे रखी है, ठीक है ना, इनका यूज़ करना है आपको मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए। तो स्टार्ट करें। लेट अस स्टार्ट विथ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। A11 क्या होगा, A11 जैसे कि आप देख सकते हैं कि I और J की वैल्यू इक्वल है, तो उसके लिए हम ये वाला पर्टिकुलर कंडीशन यूज़ करेंगे, जहाँ पे आपको 5 + I करना है। I की वैल्यू यहाँ पे है 1, तो 5 + 1 6। तो यहाँ पे A11 की वैल्यू आपको मिल गई 6। अच्छा, मैं यहाँ पे सबकी वैल्यूज़ नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि उसके लिए बहुत समय जाएगा, ठीक है ना। सो मैं कुछ वैल्यूज़ को आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि A11 हमने निकाल लिया, ठीक है ना, A11 हमने निकाल लिया, जिसकी वैल्यू आ गई 6। अगर मैं बोलूँ कि मुझे A33 निकालना है, अच्छा A33 नहीं निकालते, A32 निकालते हैं, ठीक है ना। तो A32 यहाँ पे देख सकते हैं कि I जो है, दिस इज I एंड दिस इज J। I जो है J से बड़ा है, तो I अगर J से बड़ा है तो उस केस में कौन सी कंडीशन को हम यूज़ करेंगे, ये वाली कंडीशन को यूज़ करेंगे, I² माइनस 2j। तो उसी तरह देखिए I हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, j अपना भी 2 है, तो इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो 3² इज़ 9 माइनस 4, ये आ गया आपका 5, ठीक है। तो A32 आपका निकल करके आ गया 5, तो हमने A32 भी कैलकुलेट कर लिया। सो A32 इज नथिंग बट 5।
उसी तरह मान लो अगर आपको कोई और एलिमेंट जैसे A14 निकालना है, A14 क्या होगा, चलिए कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज गोइंग टू बी A14? A14 देखिए यहाँ पे J जो है वो I से बड़ा है, J4 है I1 है, तो उस केस में हम ये वाली कंडीशन को यूज़ करेंगे। याद रखिए मॉड है, तो वाली कंडीशन को यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर 2 I की वैल्यू क्या है 1 माइनस J की वैल्यू है 4 अपॉन 2। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 माइनस 4 विच इज़ माइनस 2 अपॉन 2। भूलना नहीं कि ये मॉड में है, तो दिस इज गोइंग टू बी 1। तो A14 की जो आपकी वैल्यू है ये आ गई 1। ठीक है, तो अपने A14 भी कैलकुलेट कर लिया जो कि है 1। इसी तरह और भी वैल्यूज़, हर एक वैल्यू आप कैलकुलेट करिए और आंसर ढूंढिए। अगर एक और कैलकुलेट करनी हो तो जैसे अगर A34 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो A34 क्या हो जाएगा, अगेन हम A34 की अगर हम बात करें A34, तो J जैसा कि देख सकते हैं I से बड़ा है, तो हम इसी कंडीशन को यूज़ करेंगे विच इज़ नथिंग बट 2, मॉड के अंदर 2 I की वैल्यू अपनी है 3 माइनस J है अपना 4 अपॉन 2, है ना। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसे आप सॉल्व करोगे तो आएगा मॉड के अंदर 6 माइनस 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपका 1। तो लो जी A34 भी आपका क्या निकल करके आया 1। सो A34 भी क्या आया आपका 1। उसी तरह अगर A31 फाइंड करना है तो A31 क्या हो जाएगा, यहाँ पे I की वैल्यू जो है J से बड़ी है, तो डेफिनेटली आप ये वाली कंडीशन को लेकर के इसे सॉल्व करेंगे। तो ये भी मैं एक बार लास्ट करके दिखाता हूँ आपको। कौन सा था अपना ये A31, राइट, A31, दिस इज I की वैल्यू इज ग्रेटर देन J, सो हम किसे यूज़ करेंगे I स्क्वायर। I यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 2J, J इज़ 1, तो ये निकल करके आया 9 माइनस 2 7। तो A31 की वैल्यू निकल करके आ गई 7। ठीक है, सो दिस इज 7। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ओके, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। वी विल बी स्टार्टिंग विथ टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। अच्छा हाँ, एक डाउट तो रह गया बताना कुछ लोगों को होगा, आपने तो हमको बताया कि मैट्रिक्स क्या होता है, क्या हो गया इसे, लेकिन ऊपर तो मैट्राइसेस लिखा था, आपने हमको मैट्रिक्स बताया, मैट्राइसेस कौन बताएगा। हाँ होगा ना कुछ लोगों को डाउट कि ये मैट्राइसेस क्या होता है। सिंपल सी बस बात है, मैट्रिक्स आपका होता है सिंगुलर। अगर एक मैट्रिक्स हो तो हम उसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो दिस इज योर सिंगुलर, सिंगुलर, एंड दिस इज योर प्लूरल, प्लूरल। ठीक है, दिस इज योर प्लूरल। ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है। सिंगुलर होता है, मैट्रिक्स इज सिंगुलर, मैट्राइसेस इज प्लूरल। ठीक है, ठीक है ना। प्लूरल, प्लूरल की अगर स्पेलिंग रॉन्ग है तो होने दो, हमें इंग्लिश नहीं पढ़नी, हमें मैथ्स पढ़नी है। ठीक है ना, रॉन्ग तो नहीं होनी चाहिए यार, पता नहीं सही है क्या गलत है क्या है, जैसे भी है ये प्लूरल होता है। ठीक है, मैट्राइसेस इज प्लूरल,
मैट्रिक्स इज सिंगुलर। बस कुछ लोगों का ये डाउट होता है, तो बस इसे मिटाने के लिए हमें ऐसे कुछ करना पड़ता है। ओके, अभी हाँ, तो हम क्या करने वाले थे, टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, अपना हाँ टॉपिक, कमिंग बैक टू टॉपिक। टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, मैट्राइसेस के टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टाइप है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ठीक है। फर्स्ट टाइप इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है? रो मैट्रिक्स का सिंपल मतलब है कि जहाँ पे आपके नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 1, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स, जिसका नंबर ऑफ रोज कितने हो 1, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल बिना दिए कैसे चलेगा, नहीं, जैसे कोई एक ए मैट्रिक्स है, इसमें अंदर कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं बट रो एक ही होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 -7 0, सो दिस इज अ मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर मैं पूछूं क्या होगा, तो रो मैट्रिक्स है तो रो m की वैल्यू हमेशा 1 ही होगी। कॉलम देखिए कितने हैं, कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1×6। तो रो मैट्रिक्स के केस में एक और बात यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो होगा 1×n। m की वैल्यू तो हमेशा 1 ही होगी, तो इसलिए ऑर्डर इस केस में हो जाएगा 1×n सिंपली। क्या आपको बात समझ में आ गई? रो मैट्रिक्स मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज कितने हो 1, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? और इसका ऑर्डर क्योंकि रो एक ही होने वाला है तो इसमें ऑर्डर होगा 1×n। दूसरी टाइप की जो मैट्रिक्स है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब जैसे रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 0 होने थे, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम 0 हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। रो मैट्रिक्स में कॉलम्स सॉरी रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 थे, 0 थोड़े ही थे, 1 थे। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम विल बी 1। कॉलम एक ही होगा, यहाँ पे रो कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कोई एक मैट्रिक्स ले ले, अगर हम A इक्वल्स टू, याद रखो कॉलम एक ही होना चाहिए, तो 4 7 A-8, just a second, 4 7 -8, दिस इज अ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होगा इसका कितने रोज है इसके अंदर, 1 2 3, तो m की वैल्यू 3 क्रॉस कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स है तो कॉलम की वैल्यू तो 1 ही होनी है। तो इस केस में ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, सिंपली
ऑर्डर को आप याद रखोगे, ऑर्डर इक्वल्स टू m क्रॉस 1, क्योंकि वो तो चेंज होने वाला है नहीं, n की वैल्यू तो 1 ही होगी फिक्स्ड, अगर ये एक कॉलम मैट्रिक्स है तो। ठीक है तो क्या ये कॉलम मैट्रिक्स ही है। दूसरी हो गई हमारी। तीसरी अगर हम बात करें, थर्ड इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अभी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलो कि थोड़ा अंदाज़ा लगाओ, लॉजिक लगाओ और बताओ कि कोई मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल कब होगी, क्या ज़्यादा होना चाहिए और क्या कम होना चाहिए। यस अगर किसी मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल दिखना है तो क्या ज़्यादा होना चाहिए, क्या कम होना चाहिए। डेफिनेटली नंबर, बिल्कुल सही कहा। जस्ट सेकेंड, नंबर ऑफ रो कॉलम्स ज़्यादा होना होगा नंबर ऑफ रोज से। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आई कि अगर किसी मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब कहलाएगी वो, जब उसके नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ रोज से। जैसे कि एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आता है। एग्जाम्पल, कोई एक मैट्रिक्स है ए, याद रखो इसे हॉरिजॉन्टल बनाना है तो नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होने चाहिए। तो मान लो मैंने कंसिडर किया 2 -3 0 8 7 1 5 0 6 -1। क्या आपको हॉरिजॉन्टल नज़र पड़ रही है? क्यों नज़र पड़ रही है? क्योंकि अगर आप अच्छे से देखोगे तो इसमें जो नंबर ऑफ रोज़ है वो ज़्यादा है, अपना कॉलम्स है वो ज़्यादा है नंबर ऑफ रोज़ से। रोज़ कितने हैं? 1 2 ही तो रो है ना, R1 R2। कॉलम्स देखोगे तो 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? पहले रोज़ कितने हैं? 2 क्रॉस n विच इज़ नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 5। सो 2 क्रॉस 5। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ से कि जो आपका m है इट इज़ लेस देन n। ठीक है, m इज़ लेस देन n, तब आप कहोगे इट्स अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता क्या है, किसे कहोगे, जब नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा हो नंबर ऑफ रोज से। ठीक है ना। अब हॉरिजॉन्टल हो गई है तो वर्टिकल को क्यों छोड़ा जाए? फोर्थ वन इज अवर वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगी? अब वर्टिकल कोई मैट्रिक्स वर्टिकल कब होगी? जब उसके अंदर के नंबर ऑफ रोज विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। बिल्कुल, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, मतलब सिंपली अगर मैं कहूँ तो हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ से कि यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो ग्रेटर होगी n से। पिछले केस में n की वैल्यू ग्रेटर थी ना m से, यहाँ पे n की वैल्यू स्मॉल होगी m से, यानी m की वैल्यू ग्रेटर होगी n से। एग्जाम्पल, a इज इक्वल्स टू
एम की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए ना, तो 2 0 3 5 और 1 -1 -4 2। साफ साफ आप देख पा रहे हो कि एक वर्टिकल मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे जो रोज़ है वो ज़्यादा है कॉलम से। 4 रोज़ है, 2 कॉलम्स है, ऑर्डर हो गया 4x2। एम की वैल्यू साफ साफ यहाँ एन से बड़ी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी वर्टिकल मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स होती है जिसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स मतलब समझ गए होंगे ना आप कि नल मैट्रिक्स क्या होता है। whose all elements are zero, और इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। याद रखो ये, इससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ज़ीरो, एक्चुअली ज़ीरो नहीं कहना इसे, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स मतलब क्या, whose all elements are zero, whose all elements are zero, ठीक है ना। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो, ज़ीरो हो, उसे हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल जी बिल्कुल देंगे एग्जाम्पल। मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, कोई भी ऑर्डर के ले लो, मानो मैंने 2x2 ऑर्डर किया, अगर ये मैट्रिक्स बनाई 0 0 0 0, हर एक एलिमेंट 0 है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। एवरी एलिमेंट इज 0, ठीक है ना। तो एक नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके हर एक एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आई? ओके। अगली वाली जो अपनी मैट्रिक्स है, ये इस चैप्टर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है, और इस चैप्टर में आने वाले 99% सवाल इसी मैट्रिक्स के ऊपर आते हैं, और इस मैट्रिक्स का नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। जस्ट अ सेकेंड। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक चीज़ शायद मैं आपको बताना भूल गया, जो स्टार्टिंग में ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। ये जो आपका चैप्टर है इसमें से जेई एडवांस में भी एक सवाल आता है हर साल, और जेई मेंस में भी एक सवाल आता है। तो अगर आप इस चैप्टर को पूरी तरह से एकदम कर जाएं, तो मान लीजिए कि आपके 4 मार्क्स तो कंफर्म हो गए। बहुत आसान सा चैप्टर है, प्रैक्टिस की आपको सख्त ज़रूरत पड़ेगी। जैसा मैंने कहा कि ये 11 से कोई रिलेटेड नहीं है इसमें कुछ, सो आपके लिए आसान भी होगा,
और हर साल एक क्वेश्चन मेंस में और एक क्वेश्चन एडवांस में इस चैप्टर में से आता ही आता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, है ना। तो अभी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल ही है। तो एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं इस मैट्रिक्स का, A इज इक्वल्स टू, अगर मैंने लिखा है मान लो 0, 6, 9, 2, -1, -7, -3, 4, -6। सो ऑर्डर क्या है इसका? 3 रो है और 3 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 3। तो देख सकते हैं आप नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में जब क्वेश्चंस आते हैं तो जनरली वो क्या लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, तो मतलब क्या? आप बोलोगे कि एक ही बताया आपने, जबकि ऑर्डर m क्रॉस n लिखा जाता है। तो ऑर्डर यहाँ पे 2 दिया है, इसका मतलब ये है कि m की वैल्यू भी 2 है और n की वैल्यू भी 2 है, इसलिए एक ही बार लिख दिया है, ठीक है ना। 2 क्रॉस आपको समझ जाना है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में जो वैल्यू m की होती है वही वैल्यू n की होती है। तो इस केस में अगर मैं 3 क्रॉस 3 ना लिखूँ और सिंपली ये लिखूँ कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, तो मतलब आपको क्या समझना है कि नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसे हम m क्रॉस n लिखने के जगह सिंपली अगर हम इसे n क्रॉस n भी लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि n और m की वैल्यू सेम है। और n क्रॉस n भी ना लिख के सिंपली n ही लिख दें, क्योंकि फिर आप समझ ही जाओगे ना कि दूसरा जो है वो भी वही है। मतलब अगर आपको एक दे रखा है कि ऑर्डर 2 है, तो उसका मतलब नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। तो इसलिए वो एग्ज़ाम में आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में m क्रॉस n नहीं देता, वो सिर्फ n देता है। आपको समझ जाना है कि m भी वही है। क्या बात समझ में आया आपको? स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में, क्योंकि दोनों भी m और n इक्वल है। दिस इज द सिंपल रीज़न बिहाइंड दैट। ओके, क्या बात समझ में आ गई? ठीक है ना। चलो, अभी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर मान लो कोई एक मैट्रिक्स ऐसी है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, कहाँ गया यार, या इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 1। तो बहुत अच्छा तो नहीं, मगर ठीक है। पूछा था अभी किसी ने, ये क्या होगा? ये एक आपकी रो मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो एक है। अच्छे से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दिस इज़ योर रो मैट्रिक्स। इसे आप रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो एक है। ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम भी एक है। समझ रहे हैं आप बात को? इसमें नंबर ऑफ कॉलम भी एक है। ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। क्या बात समझ में आई आपको? ठीक है ना। अच्छा, अब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अब इसके 2 डायगोनल्स भी होंगे, है ना।
किसी भी स्क्वायर में से 2 डायगोनल्स होते हैं, वैसे ये रहा एक डायगोनल और ये रहा एक डायगोनल, ठीक है ना, ये रहे 2 डायगोनल, जिसमें से ये वाला जो डायगोनल है जिसे मैंने येलो कलर में शेड किया है, इस डायगोनल को हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, और या तो आप इसे लीडिंग डायगोनल भी कह सकते हैं। प्रिंसिपल या तो लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल कह लो या तो लीडिंग डायगोनल कह लो। मैंने यहाँ पे क्यों लिख दिया, आगे जगह थी। या तो लीडिंग, और स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में जब भी हम डायगोनल, या तो सिंपली कुछ कुछ जगह पे डायगोनल भी लिखा जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स, तो उसका मतलब क्या होता है कि हमें इसी, जो मैंने ये वाला डायगोनल रखा है, बस इसी की बात होगी, दूसरा डायगोनल की हमें बात ही नहीं करनी है। जब भी कभी प्रिंसिपल डायगोनल या रीडिंग डायगोनल कहा जाएगा तो आपको ये डायगोनल याद रखना है, दूसरा जो डायगोनल है उसकी बात ही नहीं होगी कभी, ठीक है, समझ में आया आपको। और ये जो डायगोनल है इसे हम प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल कहते हैं। जब भी कभी इस चैप्टर में आगे डायगोनल वर्ड यूज़ होगा तो आपको हमेशा ये डायगोनल याद रखना है, ठीक है, समझ में आया आपको। ओके, चलो आगे बढ़े। चलो अभी मान लो कि कोई मैं एक मैट्रिक्स कंसिडर कर रहा हूँ, मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू A11 A12 A13 डॉट 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 ऐसे अनंत तक ये A1n तक जाके पहुंच गया। उसी तरह से ये हो गया A21 A22 A23 डॉट 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 आगे जाके ये पहुंच गया A2n तक। उसी तरह ये A31 A32 A33 और ऐसे डॉट 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 अनंत तक जाके पहुंच गया A3n तक। और ये नीचे की तरफ आते हुए AN1 AN2 AN3 डॉट 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 ANn तक। ये आपकी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस n। क्यों n क्रॉस n? नंबर ऑफ रोज कितने हैं देखिए ना, रोज कहाँ से देखते हैं, पहला वाला रो तो यहाँ पे है रो 1 रो 2 रो 3 ऐसे करते करते रो n नंबर ऑफ रोज हैं इसके अंदर, तो इसलिए रो की वैल्यू n। कॉलम्स भी देखिए 1 2 3 ऐसे करते करते n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो इसलिए कॉलम की वैल्यू भी n, ठीक है, n नंबर ऑफ रोज है n नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसलिए ऑर्डर हो गया n क्रॉस n। अब अगर इस मैट्रिक्स का मैं आपको ऑर्डर पूछूँ, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप जैसा कि देख सकते हो कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। तो अगर मैं आपको पूछूं ऑर्डर, सबसे पहली चीज़ ऑर्डर,
इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएं। n बता दोगे सिंपली, यस और नो। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n। क्यू n बताया तो था, स्क्वायर मैट्रिक्स है, n क्रॉस n है, m क्रॉस n है कुछ, तो आप सिंपली n लिख दो, 2 क्रॉस 2 2 लिख दो, 3 क्रॉस 6 तो 3 लिख दो, समझ जाता है बाकी, यस और नो। अगर कोई अगर बोलूँ कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो मतलब समझ जाओ कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो m है वही n है, तो ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3। अगर मैं बोलूँ कि ऑर्डर 3 है तो आप समझ जाओ 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनानी है, तो आप अगर n क्रॉस n ऑर्डर है तो ऑर्डर हो जाएगा n, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैं आपको यहाँ पे पूछूं, टोटल एलिमेंट्स, जब टोटल एलिमेंट्स हम वहाँ पे बात करे थे तो होता है ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन, मतलब n इंटू एन। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, n स्क्वायर, n इंटू एन, n स्क्वायर। समझ आ रही है बात, समझ तो आ रही है ना यार, ठीक है। आगे जाके अगर हम बात करें कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की, तो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, तो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होते क्या हैं, व्हाट आर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स उन्हें कहते हैं जिनका ए आई जे और ए जे आई आर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स मतलब ये ए आई जे एंड ए जे आई, दीज आर योर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। मतलब नहीं समझा, वापस बताओ। अच्छा जी, जैसे मान लो कि कोई एक मैंने मैट्रिक्स कंसिडर करी है, जस्ट अ सेकेंड, कोई एक मैट्रिक्स है मान लो ए, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 3 -1 0 4 2 मतलब -2 8 9 -7, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जैसा कि आप देख सकते हैं, 3 क्रॉस 3। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का क्या मतलब हुआ, जैसे अगर इसकी बात करूं 3 की, इसका पोजीशन क्या है A1 2, तो A21 ढूंढो कौन सा होगा, दिस इज A21, ये होगा आपका A21। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये दोनों कॉन्जुगेट हैं, क्यों, क्योंकि इस वाले का जो I है वो इस वाले का J है, और इस वाले का जो J है वो इस वाले का I है। तो आपको समझ में आ रहा है। सो 3 और 0 ये हुए कॉन्जुगेट, ये A12 है, ये A21 है, इसका I 1 है, J 2 है, इसका I 2 है, J 1 है। जो इसका I है वो इसका J है, और जो इसका J है वो इसका I है, जस्ट ऑपोजिट है, तो इसलिए इनको हम कहेंगे कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। ऐसा एक ही है क्या इसमें, नहीं जी। जैसे अगर हम बात करें ये हुआ हो गया 3 और ये हो गया 0, ये दोनों कॉन्जुगेट हैं। वैसे ही एक नहीं और भी है, जैसे ये -1 और ये 8, ये होता है, इसका पोजीशन क्या लिखोगे A13, ये हो गया A31, ये दोनों हो गए कॉन्जुगेट, यस और नो। और भी है क्या, तो बिल्कुल है, ये आपका -2 और ये 9, ये भी कॉन्जुगेट है,
ये होता है A23, ये होता है A32, बिल्कुल, तो ये भी हो गए कॉन्जुगेट। ठीक है, समझ में आपको? बोलो। तो यहाँ पे 3 कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं, 9 -2 0 3 -1, ये क्या कर दिया, -1 और 8। ठीक है, समझ में आपको? तो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं? AIJ एंड AJI आर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। समझ में आपको? चलो आगे बढ़े। अगली चीज, प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल। प्रिंसिपल या तो लीडिंग डायगोनल कहो, दोनों एक ही है। दिस इज नथिंग बट AIJ ऐसे सभी एलिमेंट्स जिनका I और J बराबर हो, वो सभी एलिमेंट्स प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल के ऊपर आते हैं। जैसे किसी मैट्रिक्स की बात कर लो, है ना, अगर आप अच्छे से देखोगे सो ये 2 को आप 2 की पोजीशन क्या है, A11, 4 की क्या है, A22, और -7 की क्या है, A33। I और J देखिए ये लोग तीनों का इक्वल है, और इसलिए तीनों लीडिंग या प्रिंसिपल डायगोनल पे है। तो जितने भी एलिमेंट्स लीडिंग या प्रिंसिपल डायगोनल पे होंगे उनका I और J हमेशा इक्वल होगा। उनका I और J हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपको याद रखना है। इसी भी केस में, इस केस में भी देख लीजिए, A11, A22, A33, फिर A44, A55, 6 ऐसे चलते चलते ANN, और यही तो है ना, यही होगा ना आपका प्रिंसिपल डायगोनल इसी केस। बिल्कुल, तो जो भी एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल पे होंगे उनका I और J इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है ना? चलो अगली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, कहाँ पे पूछा है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अपर ट्रायंगल। अपर ट्रायंगल, ठीक है, कैसे निकालोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अपर ट्रायंगल? जैसे कि मान लो कि कोई एक मैंने मैट्रिक्स कंसिडर कर ली। अगर मैं करूं कोई एक मैट्रिक्स कंसिडर, A इज इक्वल्स टू 2 4 1 -3 0 5 7 6 -4। ये अगर मैं कोई एक मैट्रिक्स ऐसी कंसिडर कर लूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स, 3x3 इसका ऑर्डर है, जैसे कि आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अपर ट्रायंगल मतलब क्या होता है? तो ये जो ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये वाला, ये होता है आपका अपर ट्रायंगल। तो ये होगा आपका लोअर ट्रायंगल। एक डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, राइट।
प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर की तरफ होता है अपर ट्रायंगल और नीचे की तरफ होता है लोअर ट्रायंगल। तो अगर मैं आपको पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अपर ट्रायंगल, अब यहाँ पे तो आपको खैर 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो आप इसमें से चुपचाप गिन के लिख लोगे कि यहाँ पे कितने हैं, 3 है। देख के बता दोगे ना अपर ट्रायंगल में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है। यहाँ पे तो आपने फटाफट बता दिया क्योंकि आपको मैट्रिक्स गिवन थी, आपको ऑर्डर पता था। अच्छा, गिवन थी, ऑर्डर पता होने से भी ये होता है। खैर आपको मैट्रिक्स गिवन थी, ऑर्डर भी पता था, इसलिए आपने बता दिया कि इसमें अपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अपर ट्रायंगल कितने हैं, 3 है। लेकिन मैं इस केस की बात कर रहा हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए मैट्रिक्स बनाई कि अपर ट्रायंगल किसे कहोगे, लोअर ट्रायंगल किसे कहोगे। मैं यहाँ पे थोड़ी ही बना पाता अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल, है ना। तो इस केस में पूछूँ कि अपर ट्रायंगल में एलिमेंट्स कितने होंगे, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अपर ट्रायंगल आपको जब कैलकुलेट करने होंगे तो सिंपली आप क्या यूज़ करेंगे फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी हैं जो कि हमारा n² है, माइनस क्या, जो भी आपके n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है डिवाइडेड बाई 2। क्या आपको बात समझ में आई, यस और नो। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से जो ऑर्डर है उसको माइनस करो और डिवाइड बाई 2 करो, तो आपको अपर ट्रायंगल में कितने एलिमेंट्स होंगे पता चलेगा। जैसे अगर इसी केस में मैं बात करूं, देखिए इसमें भी एप्लीकेबल है या नहीं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, n² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2। 9 माइनस 3 कितना होता है, 6 अपॉन 2 3। बिल्कुल, तो अपर ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि 3 एलिमेंट्स ही हैं। तो अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अपर ट्रायंगल पूछ लिया जाए तो आप सिंपली क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n² विच इज़ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस जो ऑर्डर है अपॉन 2। दिस इज़ योर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अपर ट्रायंगल। उसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लोअर ट्रायंगल भी तो पूछा जा सकता है ना, तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे। आओ चलो देखें कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लोअर ट्रायंगल। अब हाँ, एक जो भी बातें मैं अभी बता रहा हूँ ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है, मतलब अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल ये आपको सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पूछा जाएगा, ये और किसी मैट्रिक्स में पूछ ही नहीं सकते, वो लोग पूछ ही नहीं सकते। समझ में आपको। तो ये जो भी बता रहा हूँ ना, अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल प्रिंसिपल डायगोनल ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, ठीक है। वैसे कॉन्जुगेट वाला ये तो हर जगह वैलिड है, क्योंकि अगर A12 है तो उसका A21 अगर आपको मिल गया तो वो दोनों कॉन्जुगेट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर जो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अपर ट्रायंगल ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पूछा जाएगा। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये पूछा जाएगा और तभी आप ये निकाल सकते हैं। तो क्योंकि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने एलिमेंट्स ऊपर वाले ट्रायंगल में होंगे, मतलब डायगोनल के ऊपर होंगे, उतने एलिमेंट्स डायगोनल के नीचे होंगे। तो डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट्स हैं, n² माइनस n/2। तो डायगोनल के नीचे भी कितने एलिमेंट्स होंगे, उतने ही होंगे। कितने जन इस बात से एग्री करते हैं कि जितने एलिमेंट्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर, तो उस केस में जितने एलिमेंट्स डायगोनल के ऊपर हैं उतने एलिमेंट्स डायगोनल के नीचे होंगे, मतलब जितने एलिमेंट्स अपर ट्रायंगल में उतने एलिमेंट्स लोअर ट्रायंगल में भी होंगे, है ना। तो लोअर ट्रायंगल में एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है तो सेम ही आपका जो है फॉर्मूला रहेगा, विच इज़ नथिंग बट
एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2। क्या बात समझ में आई आपको? ठीक है, ठीक है। तो ये जो होता है, मैं एक बार आप लिख भी देता हूँ, दिस इज योर अपर ट्राइंगल। And this one is your lower triangle। ठीक है ना? बस। और अगर एक बात आप अच्छी तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स आपके अपर ट्रायंगल में हैं, जितने भी एलिमेंट्स आपके अपर ट्रायंगल में हैं, उनका जो जे है वो आई से बड़ा है। जितने भी एलिमेंट्स कहाँ है, अपर ट्रायंगल में है, उनका जे आई से बड़ा है। देखिए ना, 4 में क्या है, A1 2, 1 का क्या है, A1 3, 5 का क्या है, A2 3। तो इनका जे आई से बड़ा है, तो अपर ट्रायंगल के एलिमेंट जितने भी होंगे उनका जे आई से बड़ा होगा हमेशा। जितने भी एलिमेंट्स अपर ट्रायंगल में होंगे उनका जे जो है आई से हमेशा बड़ा होगा। और जितने भी एलिमेंट्स आपके, देखिए छोटी छोटी बातें हैं, आप कहेंगे इसका क्या यूज़ है, लेकिन ये बहुत यूज़फुल होती हैं। जितने भी एलिमेंट्स लोअर ट्रायंगल में है उनका आई जो है वो जे से बड़ा होगा। जितने भी एलिमेंट्स लोअर ट्रायंगल में है उनका आई जे से बड़ा होगा। और अगर हम डायगोनल की बात करें, तो डायगोनल की बात तो हर किसी को पता है। डायगोनल की अगर हम बात करें तो डायगोनल की बात हर किसी को पता है कि आई और जे बराबर होंगे। ठीक है, तो बस इतनी बातें बतानी थी। अपर ट्रायंगल में जे की वैल्यू आई से बड़ी होगी, लोअर ट्रायंगल में आई की वैल्यू जे से बड़ी होगी, और डायगोनल एलिमेंट जितने भी हैं उसमें आई की वैल्यू जे के बराबर होगी। ठीक है, तो मुझे ये बताना था, एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी मैं डायगोनल एलिमेंट्स बात करूँगा, आपको याद रखना है कि मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल डायगोनल की ही। सेकेंड डायगोनल को हम कभी कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस डायगोनल को अगर हम कंसिडर कर लें तो इसमें जो आई और जे इक्वल होंगे ही नहीं ना। ये होगा 1 3, ये होगा 2 2, ये होगा 3 1, तो ये सब अलग अलग आएगा। इसलिए हम जब भी बात करेंगे डायगोनल की तो इसी डायगोनल की बात करेंगे। इसे हम प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। ठीक है, ओके ओके, समझ में आई आपको बातें सारी, जितनी की जितनी मैंने आपको आज बताई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? तो थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही, स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उसी में आपको पूछा जाएगा अगला वाला, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे 6A कहता हूँ क्योंकि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही आपको ये पूछा जाएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह की होती है। एक होती है अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर
और एक होती है लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है ना। अपर ट्रायंगुलर की अगर हम बात करें तो अपर ट्रायंगुलर में मैंने जैसे आपको बताया कि अगर ए मैट्रिक्स है जिसमें सभी आई जे एलिमेंट्स हैं, तो इसमें ए आई जे इक्वल्स 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छे समझिए। दोनों बातों को अच्छे से समझिए। ये अपर ट्रायंगल है, ये अपर ट्रायंगुलर है, ये अपर ट्रायंगल है, और ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों भी सेम नहीं है। ये अपर ट्रायंगल है, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे रखी है और आपको उस मैट्रिक्स के अपर ट्रायंगल में जितने भी एलिमेंट्स है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करना है, तो आप जो है ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स के लोअर ट्रायंगल में जितने एलिमेंट्स है उसे कैलकुलेट करना है तो आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहना है मेरा। लेकिन अगर मैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करूँ, ट्रायंगल मैट्रिक्स जैसे दो तरह की होती है, एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, हालांकि मैंने गणित की भाषा में लिखा है, आपको सादी भाषा में मैं आपको डेफिनेटली ये भाषा भी समझाऊंगा, लेकिन सिंपली अगर आप समझिए, किसी मैट्रिक्स को अगर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह रहे हैं तो हमारा उद्देश्य ये है, हमारा कहना ये है, या हम ये कहना चाह रहे हैं, कोई भी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर जैसे कब होगी, पहली बात तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 3x3 की मैट्रिक्स लूँ, एक 2 थोड़ा सा बड़ा, हाँ 2 0 1 5 -4 3 7 6 -1, तो ये हो गई आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, 3x3 की। तो ये आपकी है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इसे ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनना है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगी, कब, जब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ये क्या होंगे, ये 0 हो जाएंगे। जब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट 0 होंगे तब हम इसे कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये हो गया अपर ट्रायंगल। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगी, जब इसके लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स 0 होंगे तब ये मैट्रिक्स कहलाएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे गणित की भाषा में लिखा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होगी जिसमें सभी आई जे 0 होंगे, जिसमें आई की वैल्यू जे से बड़ी होगी। तो जैसे हमने देखा था कि लोअर ट्रायंगल में आई की वैल्यू, यहाँ पे आई की वैल्यू हमेशा जे से बड़ी होती है। तो ये सभी एलिमेंट्स, वो सभी ए आई जे 0 होने चाहिए जो जिनकी आई की वैल्यू जे से बड़ी होगी। तो ऐसी मैट्रिक्स हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर। क्यों, क्योंकि लोअर ट्रायंगल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 0 हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे अरे यहाँ पे तो आपने बताया था लोअर ट्रायंगल मतलब जहाँ आई की वैल्यू जैसे बड़ी हो, और यहाँ बता रहे हैं अपर ट्रायंगल में आई की वैल्यू जैसे बड़ी है, दोनों जगह कंफ्यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आपने बताया था कि अपर ट्रायंगल में जे की वैल्यू आई से बड़ी होती है, और यहाँ बता रहे हो कि अपर ट्रायंगल में आई की वैल्यू जैसे छोटी और बड़ी है। आप कैसे दो अलग अलग चीज़ों पे कन्फ्यूजन कर रहे हो, तो सुनो अच्छे से, वापस मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बात करी थी कि अपर ट्रायंगल में अगर आपको एलिमेंट्स पता करने हैं तो कैसे पता करोगे, ये वाले फॉर्मूला से। और अपर ट्रायंगल में आपको हमेशा दिखेगा कि जे की वैल्यू जो है वो आई से हमेशा बड़ी होगी। यहाँ मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो तब कहलाएगी वो जब लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट सब 0 हो जाए, मतलब डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 0 हो जाए। और वो एलिमेंट्स कौन से हैं,
वो सभी एलिमेंट्स जिनकी आई की वैल्यू जैसे बड़ी है, तो वही मैंने यहाँ पे गणित की भाषा में लिखा है कि कोई मैट्रिक्स के कोई मैट्रिक्स से अगर ए आई जे, तो वो सभी ए आई जे 0 होने चाहिए जिनकी आई की वैल्यू जे से बड़ी है, फॉर ऑल आई इज़ ग्रेटर देन जे। तो हम जानते हैं कि आई इज़ ग्रेटर देन जे यहाँ इस एरिया में होता है, तो ये सभी 0 होने चाहिए, तब जाके ये जो मैट्रिक्स है बनेगी अपर ट्रायंगुलर। क्या बात समझ में आई आपको? वैसे ही लोअर ट्रायंगुलर क्या होगा, कोई एक मैट्रिक्स है ए, मान लो ए आई जे, तो वो सभी ए आई जे 0 होने चाहिए अगर उस मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर बनना है, जिनकी आई की वैल्यू जे से छोटी हो। अब आधे लोग को फिर यहाँ पे शायद चक्कर आ जाएगी, क्या बोल रहा है बे? क्या आपको मेरी बातें समझ में आती है या नहीं आती है? वो मैट्रिक्स जिसमें आई की वैल्यू जे से बड़ी हो, वो सभी ए आई जे 0 होने चाहिए। तो मतलब अभी इस केस में अगर इसे लोअर ट्रायंगुलर बनना है, तो वो सभी ए आई जे को 0 होना होगा जिनकी आई की वैल्यू जे से छोटी है, यानी जिनकी आई की वैल्यू जे से बड़ी है। तो वो तो ये सब है, तो इन सबको 0 होना होगा। तो कर दो 0। तो अब ये मैट्रिक्स बन गई लोअर ट्रायंगुलर। क्या आपको समझ में आई बात? ये बन गई लोअर ट्रायंगुलर। ये सिंपल सी बात है कि कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर कब कहलाएगी, जब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट 0 हों, और कोई मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर कब कहलाएगी, जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट 0 हों। मतलब यही कि कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर कहलाएगी जब डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट 0 हो, और कोई मैट्रिक्स लोअर मैट्रिक्स तब कहलाएगी जब डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट सभी 0 हों। यही मैं आपको ऐसे समझा के निकल सकता था, लेकिन आपको मैथमेटिकली भी समझना है, तो वो मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है कि कोई एक मैट्रिक्स है ए, जिसके अंदर ए आई जे एलिमेंट्स हैं, वो अगर अपर ट्रायंगुलर है मैट्रिक्स, तो उसमें वो सभी ए आई जे 0 होने चाहिए जिनकी आई की वैल्यू जे से बड़ी है, और वो सब ये हैं। मैं यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर की बात कर रहा हूँ, तो ये है वो सब जिनकी आई की वैल्यू जे से बड़ी है, तो इन सब को 0 कर दो, तो ये बन जाएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या लिखा है कि वो सभी मैट्रिक्स, वो ए मैट्रिक्स जिसके ए आई जे एलिमेंट्स हैं, वो सब 0 हो जाए जिनकी जे की वैल्यू आई से बड़ी है, तो वो ये सब है, इनको 0 कर दो। ये मैट्रिक्स हो गई आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आई क्या नहीं आई? बोलो यस, बोलो बात समझ में आई? ठीक है। कोई ये पूछेगा कि बताइए ये मैट्रिक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो नल मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर नल मैट्रिक्स, कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं, क्योंकि नल मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर की हो सकती है। एक स्क्वायर नल मैट्रिक्स की बात करें तो एक स्क्वायर नल मैट्रिक्स को आप अपर ट्रायंगुलर भी कह सकते हो, लोअर ट्रायंगुलर भी कह सकते हो, दोनों भी, क्योंकि ये अगर आपका प्रिंसिपल डायगोनल है तो इसके ऊपर वाला भी 0 होता है, नीचे वाला भी 0 होता है, तो ये अपर ट्रायंगुलर भी हुई, लोअर ट्रायंगुलर भी हुई। ठीक है। एक किस मैट्रिक्स की बात की मैंने? नॉट ओनली नल स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि नल मैट्रिक्स का तो कोई भी ऑर्डर हो सकता है ना, नल स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर लगते ही एम और एन सेम हो जाते हैं, तो ये बात का आपको खास ख्याल रखना है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ओके, तो आगे बढ़े। तो ये हो गया 6A जो कि था आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। 6B होती है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है?
डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जहाँ पे सभी ए आई जे ज़ीरो हो जाए, जो कि इक्वल नहीं है। वो सभी ए आई जे ज़ीरो हो जाए जिसमें आई और जे इक्वल नहीं है। वो सभी ए आई जे ज़ीरो हो जाए जहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं है। ये मैथमेटिकली समझाया है। इसको मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो कोई एक ऐसी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है डेफिनेटली वो स्क्वायर, पहले तो वो एक स्क्वायर होनी चाहिए, जैसे कि 2 0 1 2 -1 3 -5 6 -4 -2 7 9। पहले तो वो स्क्वायर होनी चाहिए। दूसरी, वो डायगोनल मैट्रिक्स तब कहलाएगी जब ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो हों। डायगोनल की बात की मतलब ये डायगोनल, मैंने बोला था जब मैं डायगोनल बोलूँगा आपको ये डायगोनल की सोचना है, दूसरा डायगोनल। तो इसको छोड़ के बाकी सब क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो हमारी जो ये मैट्रिक्स है इसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के सभी एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाए, वही तो यहाँ पे लिखा है। वो सभी ए आई जे ज़ीरो हो जिनका आई और जे इक्वल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं डायगोनल एलिमेंट्स का आई और जे इक्वल होता है, इनका आई और जे इक्वल होता है, इनका आई और जे इक्वल नहीं होता। इसमें जे आई से बड़ा होता है और इसमें आई जे से बड़ा होता है, ठीक है। सो डेफिनेटली डायगोनल मैट्रिक्स का कहना ये है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा लिख के दे दे अल्फ़ा बीटा गामा, डायगोनल अल्फ़ा बीटा गामा, तो इससे आप कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे। मतलब इससे डायगोनल के 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो A इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा गामा, ये सब ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके आगे डी आई लिख के रखा है, डी आई जे डायगोनल 0 0। 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, मतलब इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होगा। 2 दे रखे होगे तो 2 क्रॉस 2 होता। क्या आपको समझ में आया? तो इस तरह से भी डायगोनल मैट्रिक्स को लिखा जाता है ना। इसको मैं इस फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखता, DIAG 2 6 9। तो इसको हमने इस तरह से बनाया डायगोनल मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3, ठीक है। समझ में आया आपको डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सब ज़ीरो हो जाए, ठीक है। चलो आगे मैं इसे 6B1 लिखता हूँ क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड है, और 6 इसलिए क्योंकि वो स्केलर होनी चाहिए, मतलब स्क्वायर होनी चाहिए, सॉरी। अगले मैट्रिक्स का नाम स्केलर था ना, तो वो ये हो गया। अगली हमारी मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। कोई मैट्रिक्स स्केलर कब कहलाएगी, सिंपल सी बात है। कोई भी मैट्रिक्स स्केलर तब कहलाएगी जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल स्केलर मैट्रिक्स देखिए, पहले तो वो स्क्वायर होनी चाहिए, इसलिए 6 यहाँ पे है, क्योंकि हमारा 6 जो हमने मैट्रिक्स पढ़ी वो स्क्वायर मैट्रिक्स थी। अच्छा, मैं सीक्वेंस में इसलिए ऐसे सीक्वेंस में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। आप भी इसी सीक्वेंस में लिखिए। B मतलब कि वो डायगोनल भी होनी चाहिए और 1 स्केलर मैट्रिक्स।
तो कोई भी स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर होगी, फिर डायगोनल होनी चाहिए, फिर वो स्केलर होगी, ठीक है। कोई एक ए मैट्रिक्स अगर मैं लिखूँ तो ये स्केलर कब होगी, जब इसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे। यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और डायगोनल है तो ये सब बाकी 0 होने चाहिए। और स्क्वायर का मतलब होता है सेम ऑर्डर, तो ये हो गई एक स्केलर, ठीक है। समझ में आया आपको? क्या आपको बात समझ में आई? स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या, जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अब 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, सेम होने चाहिए। लास्ट वाली आज की मैट्रिक्स हमारी है 6b2, जिसे मैं कहूँगा, मैंने ऐसे नेमिंग की है जानबूझ के, ये होती है आइडेंटिटी और या तो आप इसे क्या कहो, यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है ना। क्या है ये? आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स का सिंपल मतलब है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1। सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 कर दो। जैसे कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 1 1, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये 3x3 की बात की थी मैंने, उसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 कर दो, तो ये बन गई आपकी अपना यूनिट मैट्रिक्स। ऐसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ये बन गई आपकी आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक बार फटाक से एक समरी शॉर्ट में आपको दे दूं कि हमने क्या पढ़ा था। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले रो मैट्रिक्स पढ़ी, जिसमें कि हमने देखा कि रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज 1 होता है ना, ऑर्डर होगा 1x n। कॉलम मैट्रिक्स दूसरा हमने पढ़ा, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 होता है, ऑर्डर होगा m×1। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा होंगे। वर्टिकल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा होते हैं। नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, ज़ीरो से डिनोट करते हैं, जिसके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। फिर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हमने कुछ पढ़े, जिसका मतलब जिसका AIJ और AJI, समझ में आ रहा है। कोई एक एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स में कॉन्जुगेट कब होगा, अगर किसी जैसे मैं आपको बताया था कि एक मैट्रिक्स है 2 3 1 4, तो यहाँ पे 3 का कॉन्जुगेट 1 होगा। क्यों? क्योंकि 3 का क्या होगा अपना पोजीशन A12, इसका होता है A21। सो ये दोनों कॉन्जुगेट हो गए। इसका I इसका J है और इसका J इसका I है। मतलब सिंपली मेरे को यही कहना है कि इसका IJ और इसका JI, इसका JI, AJI और AIJ। अगर आपको वही मैंने आपको लिखवाया था ना कॉन्जुगेट लिखते वक्त, ये मैट्रिक्स है 2 3 1 4, तो इसका AIJ और इसका AJI, मतलब इसका I और J इक्वल है, इसका J और I इक्वल है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहेंगे कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, ठीक है। बात समझ में आई। फिर हमने बात करी थी अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स। नंबर ऑफ अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स आपको कैलकुलेट करने हैं, तो फॉर्मूला मैंने बताया था n² - n/2, और वही फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे अगर आपको लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना है। साथ ही में अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स का हमने एनालिसिस ये देखा था कि जिनका j का वैल्यू i से बड़ा होता है, लोअर ट्रायंगल में i का वैल्यू j से बड़ा होता है, और डायगोनल एलिमेंट्स का i और j का वैल्यू इक्वल होता है। फिर हमने देखा था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह की होती है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो जिसके लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स सभी 0 हों,
और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो जिसके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो हों। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स जीरो हो, मतलब जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं सब जीरो हो जाए। फिर हमने पढ़ी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हों। और आखिरी में पढ़ा हमने आइडेंटिटी, या उसे यूँ कह लो यूनिट मैट्रिक्स, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो वन हो। आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। आसान सा है, इजी है, बहुत सारी थियोरेटिकल चीज़ें हैं, नाम है, तो उनको डेफिनेटली आपको याद रखना होगा। आज क्वेश्चंस हम कम कर पाएँ, अगले लेक्चर से हम कोशिश ये करेंगे कि हम क्वेश्चंस को भी साथ में इंक्लूड करते चलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए मिशन टू विजन यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय बाय।